हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आप जैसा कि जानते हैं हमारा एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है। 1 से 20 क्वेश्चन का हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया था। ये एमसीक्यू का आपका पार्ट 2 है, जो कि आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस सब्जेक्ट का है, एमबीए का सेमेस्टर 1। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको होप सो अच्छा लगा होगा वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। अगर आपको किसी भी चैप्टर में या किसी में कोई इशू है तो मैं उसका सोल्यूशन आपके लिए लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? विच ऑफ द गिवन एरिया इज नॉट एड्रेस्ड बाय द बिजनेस फाइनेंस। मतलब कि भाई आपको इसमें से कुछ चीज़ें दे रखी हैं, जिसमें से वो कह रहा है कि भैया सारी चीज़ें बिजनेस फाइनेंस कर देती है पर कुछ चीज़ें नहीं कर सकती होगी। तो जब बिजनेस फाइनेंस होता है तो फाइनेंसिंग की बातें होती हैं, इन्वेस्टिंग की बातें होती हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस की भी बातें होती हैं। तो अगर मैं बात बात करूं आपसे बिजनेस फाइनेंस की, तो बिजनेस फाइनेंस तो ये सारी चीज़ें डील कर रहा है। तो नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस को इसमें हम हटा देंगे कि भैया यही है जो कि एड्रेस नहीं करता, बाकी सब चीज़ें एड्रेस कर रहा है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय द प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन का क्या मतलब होता है? देखिए, प्रॉफिट मार्जिन का मतलब होता है कि जब आप काम करते हैं अच्छे से, जैसे कि भाई आपने मान लीजिए सेल्स ज़्यादा कर दी, ठीक है ना, और कॉस्ट को कम कर दिया और सेल्स ज़्यादा महंगे प्राइस पे करा, तो इसका क्या मतलब हुआ? आप एफिशिएंट हो गए। अब आप एफिशिएंट किस में हो रहे हैं? ऑपरेटिंग की एफिशिएंसी होगी, असेट काम कर रहे हैं वो तो अलग चीज़ हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाता है आपका? ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ठीक है ना, क्योंकि आप कॉस्ट बचा रहे हैं, माल की लागत कम कर रहे हैं, तो उससे आपका ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ जाता है। फिर 23rd क्वेश्चन क्या कहता है? 23rd कहता है बिजनेस फाइनेंस एड्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग। बिजनेस फाइनेंस के अंदर क्या क्या शामिल होता है? तो बिजनेस फाइनेंस के अंदर आपका कैपिटल बजटिंग शामिल होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर शामिल होता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट शामिल होती है। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस हमारे शामिल हो जाते हैं इसमें। ठीक है, फाइनेंस इज वाइटल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस एक्टिविटीज़ अगर हम बात करें तो फाइनेंस जो होता है एक बहुत क्रूशियल पार्ट होता है, जिसे कहते हैं कि ये एक आपका हर्ट हो गया किसका? बिजनेस के लिए। क्योंकि अगर फाइनेंस अगर कमज़ोर होगा किसी भी बिजनेस का, तो वो सब चीज़ें कमज़ोर होके चली जाती हैं। तो अब अगर हम बात करें तो भाई फाइनेंस वाइटल हो गया। वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, फाइनेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस एक्टिविटीज़। तो अगर आपको फाइनेंस अगर मार्केटिंग रिसर्च करनी है तो फाइनेंस की ज़रूरत है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग करनी है तो फाइनेंस की ज़रूरत है, मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आपको डिज़ाइन करने हैं तो फाइनेंस की ज़रूरत है। तो मतलब फाइनेंस की ज़रूरत तो हर किसी फील्ड में आपको रहती ही रहती है। और आप बिज़नेस को एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि आप उसके मास्टर्स बन जाएंगे, तो आपको ये सब चीज़ें और डिटेल में पता चल भी जाएंगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द एक्चुअल ऑफ द फर्म। मतलब कोई ऐसी चीज़ बताइए जो कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब निकालते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ हो गई फ्रेंड्स? देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। मेनली आप कैश फ्लो के बारे में जान पाते हैं कि भाई हमारी कंपनी में, हमारी बिजनेस एंटरप्राइज में कितना कैश फ्लो है, कितना आगे ज़रूरत पड़ सकता है, कितना अभी कमी है, उसको हम फुलफिल कर सकते हैं बाय टेकिंग लोन या इशू ऑफ शेयर्स। किसी भी तरीके से हम वो चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें लिखा हुआ भी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस, आपके सब्जेक्ट का पार्ट है ये। ठीक है, 26 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द सेल प्राइस एंड द डैश एंड द कॉस्ट ऑफ डैश इन्वेंट्री। मतलब कि भाई अगर हम कहें कि सेल प्राइस और कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बात करते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, आपने पढ़ा भी होगा अपनी 12th क्लास की, 11th क्लास की पढ़ाई में, बीकॉम वगैरह में अगर आपने करा हुआ है, तो जैसे सेल्स में से हम माइनस कर देते हैं क्या? कॉस्ट। तो ये क्या आ जाता है हमारा? इसे आप प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, इसको एक और टर्म से जानते हैं हम, मार्कअप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन में क्या आ जाएगा? आपका मार्कअप ऑप्शंस आ जाता है। ठीक है ना, क्योंकि नेट लॉस तो अलग चीज़ हो जाती है, नेट वर्थ आपका हो जाता है वो तो, जिसमें हम शेयर होल्डर फंड्स को और बहुत बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। तो इसका जो सेल्स माइनस कॉस्ट का जो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो वो यहाँ पर मार्कअप की बात वो कर रहा है। 27 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हु इज़ द फॉलोइंग मेक अ ब्रॉडर यूज़ ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो क्या सबसे ज़्यादा हम ब्रॉडर यूज़ किस चीज़ का कर रहे हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में? क्या अकाउंटेंट यूज़ करते हैं, या ऑडिटर यूज़ करते हैं, या मार्केटर यूज़ करते हैं? तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का है वो फाइनेंशियल एनालिसिस, जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है पैसा, शेयर होल्डर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, वो सारे लोग आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को बहुत जो अच्छे तरीके से देखते हैं कि क्या ये कंपनी में इन्वेस्ट करा जा सकता है या
नहीं, ठीक है ना। आप लोग भी जब शेयर्स इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोग क्या देखते हैं भाई, कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं नहीं हैं, ठीक है ना, तो वो सब चीज़ें देखी जाती हैं। Which of the following statement is considered as the accountant snapshot of firm's accounting value as of the particular date? देखिए अब यहाँ पर बात कर रहा है as of a particular date। देखिए अगर मैं आपसे बात करूँ, आप लोग जानते भी हैं जो इनकम स्टेटमेंट होती है वो तो फॉर द ईयर एंडिंग बनती है, मतलब पूरे पीरियड की बनती है। सिर्फ एक बैलेंस शीट ही है जो कि हम क्या बनाते हैं उसको, फॉर अ पर्टिकुलर डेट। जैसे आपने लिखा होगा एज ऑन 31 मार्च दिस, ठीक है ना, तो ये क्या बनती है, ये पर्टिकुलर डेट की बनती है। बैलेंस शीट इज बेस्ड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। अगर आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स तो बैलेंस शीट का देखिए, बैलेंस शीट का कुछ नहीं, बैलेंस शीट क्या होती है, जब हम असेट्स को बराबर कर देते हैं किसके, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है ना। तो ये हमारा एक फॉर्मूला पहले हुआ करता था और आज भी ये कंटिन्यू है। तो लायबिलिटीज और जब कैपिटल को हम जोड़ देते हैं और जब वो असेट्स के बराबर हो जाती है तो ये हमारी बैलेंस शीट कहलाती है। अब हम यही चीज़ इसमें देख लेते हैं कि लायबिलिटीज प्लस कैपिटल ये तो नहीं आ रहा, असेट्स प्लस लाइबिलिटीज़ नहीं, ऐसा भी नहीं आता, असेट्स तो बराबर होती है लाइबिलिटीज़ के, असेट प्लस इक्विटी नहीं, ये भी नहीं होगा, असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी, मतलब इक्विटी का मतलब क्या हो गया, ये बेसिकली कैपिटल की ही बात कर रहा है, तो लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल इक्वल टू असेट्स, ठीक है। चलिए तो देखिए हमने 10th क्वेश्चन कर ली है मोरलेस। द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड मैनेजमेंट इज नोन एज, जब किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उसे हम एजेंसी प्रॉब्लम। स्टॉक होल्डर्स और मैनेजमेंट इज नोन, जब स्टॉक होल्डर जो कि जिनके पास स्टॉक शेयर्स हैं और जो मैनेजमेंट का डिस्प्यूट होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, एजेंसी प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। अब देखिए इंटेंजिबल एसेट्स फ्रेंड नाम ही आपको बता रहा है जो असेट्स को आप छू नहीं सकते, ठीक है ना। तो बिल्डिंग को तो आप छू सकते हैं, क्या पेटेंट को आप छू सकते हैं, बताइए। तो बिल्डिंग को तो आप छू सकते हैं, वो क्या पूछ रहा है, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एसेट, मतलब बाकी सारे तो इंटेंजिबल एसेट हैं, सिर्फ इसके अंदर एक ऑप्शन है जिसको इंटेंजिबल एसेट नहीं कहा जा सकता, तो वो आ जाएगा आपका बिल्डिंग। क्यों, क्योंकि ट्रेडमार्क को आप नहीं छू सकते, पेटेंट को आप नहीं छू सकते, टेक्निकल एक्सपर्टाइज को आप छू नहीं सकते हैं। द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपको फाइनेंशियल एसेट्स के, ठीक है ना। उसमें अब आपको एक्सेप्ट, मतलब सारे एग्जाम्पल हैं फाइनेंशियल एसेट्स के, बट इसमें एक एग्जाम्पल नहीं है, तो अब आपको वो आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो स्टॉक एक तरीके का फाइनेंशियल एसेट है, मुझे पता है, बॉन्ड मुझे पता है ये एक तरीके का फाइनेंशियल एसेट है, बैंक लोन एक तरीके का फाइनेंशियल एसेट है, बट रॉ मटेरियल किसी भी तरीके का फाइनेंशियल एसेट आपका नहीं है, ये तो आपके प्रोडक्शन में यूज़ होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आंसर्स के बाद भी आपको लॉजिक भी पता होना चाहिए कि भाई सर ने इसको ये एक्सक्लूड करा, ये इंक्लूड करा, क्वेश्चन किस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है ना, ये सब भी हमारे को पता होना चाहिए। बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू डैश एंड एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस, मतलब कि जो भी बिजनेस फाइनेंस होता है उसके अंदर रेफर्स टू, बिजनेस फाइनेंस के अंदर क्या क्या आता है, एक तो मनी आता है और एक क्रेडिट आता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो भाई हम बिजनेस फाइनेंस में मनी की भी बात करते हैं और क्रेडिट की भी बात करते हैं। बिजनेस फाइनेंस इज कंसर्न विद डैश फंड्स एंड डैश फंड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब है कि बिजनेस फाइनेंस में हम क्या करते हैं, एक तो देखते हैं कि किस फंड से हमारे को पैसा रेज करना है, कि भाई इक्विटी से पैसा लें, डेट से पैसा लें या प्रेफरेंस शेयर्स इशू करें, ठीक है ना, एक तो ये देख लिया, ठीक है ना, फंड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, और फिर उसको कितना रेज करना है, 10 लाख 20 लाख 30 लाख करोड़, इतना उसके हिसाब से देखते हैं। तो इसके अंदर आंसर आ जाएगा आपका एस्टिमेशन, एस्टिमेट करते हैं फंड का, और फिर सोर्स भी देखते हैं किस किस से हमारे को फंड को रेस करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर का कौन सा फंक्शन नहीं है, बाकी तो सारे फंक्शन हैं, इसमें हमारे को एक ऑप्शन ऐसा चूज करना है जो कि फंक्शन नहीं होगा। तो मोबिलाइजेशन का काम करना फंड्स का है, डिप्लॉयमेंट करना कि भाई कहाँ पे जाने चाहिए फंड वो भी, कंट्रोल करना बिल्कुल कि इरेलीवेंट यूज ना हो, मैनिपुलेट करना शेयर प्राइस को, तो फ्रेंड्स ये तो किसी भी मैनेजर का, अब आप एक मैनेजर ही बनने जा रहे हैं, ठीक है ना, तो आपका आपका ये काम नहीं है कि आपको शेयर प्राइस को मैनिपुलेट करना है, आपको मोबिलाइजेशन देखना है, डिप्लॉयमेंट देखना है और कंट्रोल देखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो क्या कहता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंशियल मैनेजर इन अ कंपनी, मतलब जब भी कोई कंपनी में एक फाइनेंशियल मैनेजर डिसीजन लेता है तो वो कौन कौन सा डिसीजन लेता है, या जो लेता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है।
तो उसको फ्रेंड्स फाइनेंसिंग डिसीजन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो एक फाइनेंशियल उसके हाथ में फाइनेंशियल्स होते हैं कंपनी के, तो वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले यहाँ पर कर चलता है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, मतलब हम अपनी कॉमन सेंस की अंडरस्टैंडिंग से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट हाँ जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। फाइनेंस फंक्शन कंप्राइजेज ऑफ, फाइनेंस फंक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, तो फाइनेंस के अंदर फ्रेंड्स कि फंड्स कहाँ से लिया जाए और फंड्स कहाँ पर लगाया जाए, ये दो काम मुख्य शामिल होते हैं। तो प्रोक्योरमेंट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ फंड्स इसमें हम शामिल कर चलते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेनली फोकसेस ऑन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर क्या शामिल होता है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्वायरिंग एंड यूजिंग फाइनेंशियल मीन्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। ठीक है ना, मतलब भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सिर्फ ये नहीं होता कि भैया आप सिर्फ बिजनेस को अच्छे से कैरी आउट कर रहे हैं या अरेंजमेंट कर रहे हैं, सारी चीज़ें भाई फंड्स को लेने से लेकर लगाने तक हमारे को ये सारा चीज़ें इसमें देखनी होती हैं। ठीक है, चलिए, द फाइनेंस मैनेजर इज अकाउंटेबल। अब फाइनेंस मैनेजर की क्या जिम्मेदारी होती है, तो फाइनेंस मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि भैया उसको पैसों की अपनी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में कमी नहीं होने देना है। ठीक है ना, तो वो एडुकेट अमाउंट पे करना चाहिए। तो अर्निंग कैपिटल सेट, इफेक्टिव मैनेजमेंट, हाँ ये काम हो सकता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ये भी काम हो सकता है, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, तो आई थिंक मेन काम इसका ये रहता है कि जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसको अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट का क्या मतलब हो गया कि कहाँ से लाना है पैसा और कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, ये सबसे बड़ा अरेंजमेंट का इनका रोल प्ले होता है। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम 41 से 60 नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। द फोकल पॉइंट ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन अ फर्म, फोकल पॉइंट का मतलब होता है मेन पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, नंबर एंड टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज नहीं, मिनिमाइजेशन ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स नहीं, क्रिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ फॉर शेयर होल्डर्स, कि फ्रेंड्स जो भी शेयर होल्डर्स ने अपनी कंपनी में आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है उनकी आप वैल्यू को कितना क्रिएट कर रहे हैं और कितना आप उसको बेनिफिट प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस पार्ट में भी हमने पार्ट 2 हो गया ये आपका, इसमें हमने 21 से लेकर 40 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए हैं, बाकी हम 41 से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि पार्ट 3 होगा। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, प्लीज़ होप सो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, किसी को अगर रिक्वायरमेंट है तो। बाकी मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।